अब वक्त है अगले मेहमान का रुख करने का। हमारे साथ जो है विवेक मित्तल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी इंडिया नेशनल पर। शुक्रिया। सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। और जैसे मार्केट किस तरीके का आप देख रहे हैं? मार्केट भी लगातार जो है रिकॉर्ड हाई बनाता जा रहा है। क्या उम्मीद है, किस तरीके का जो है आपका व्यू रहेगा सर? देखिए, मार्केट पर व्यू मैंने मंडे को ही बता दिया था कि जो मर्जी बाय करना है करो, जहां फंस चुके हो वहां पर एवरेज करो। जो भी आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल खास तौर से मैंने बताया था। पर आप देख भी रहे हैं कि ना सिर्फ स्टॉक मार्केट में निफ्टी या सेंसेक्स चला है, बैंक निफ्टी ने भी उतना ही योगदान दिया है। सो इट इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं मार्केट में जो स्ट्रेंथ बची हुई थी वो अब वापस लौटी है। और दिस इज एन हेल्दी साइन, क्योंकि था क्या कि पिछले एक महीने से जो मार्केट था, जैसा कि अभी पुराने गेस्ट भी बोल रहे थे कि आईटी में वो प्रॉफिट बुक करा रहे हैं, एंड आई एम 100% सपोर्ट दिस स्टेटमेंट बिकॉज सी आईटी और जो डिफेंसिव शेयर थे लाइक एफएमसीजी जी। में पिछले एक महीने से बाइंग थी, जिसकी वजह से मार्केट में ओवरऑल स्ट्रेंथ नहीं दिख रही थी। केवल इंडेक्स खड़ा था, लोग कमा नहीं रहे थे, परेशान थे हम। और ज्यादातर लोगों के पोर्टफोलियोज में आईटी और एफएमसीजी के शेयर हार्डली 10 to 15% ही होते हैं, क्योंकि इन्फोसिस टीसीएस की डिलीवरी कोई नहीं रखता। ज्यादातर लोग एफ एंड ओ में ही खेलते हैं, और एफ एंड ओ में जो रिटेल निवेशक होता है उसकी जो सोच होती है वो वही होती है 50-100 रुपए। इनफैक्ट हम भी 50-100 रुपए 200 रुपए से ज्यादा नहीं सोचते, क्योंकि अब अगर आपको पोर्टफोलियो में रखना है तो ठीक है, आप रखो इन्हें किसी भी लेवल पर खरीद के। लेकिन वही है कि 5-10 साल का विजन होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। वो सब किसी पर होता नहीं है इजीली। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल स्ट्रेंथ मार्केट में लौटी है, और उसका एक फायदा भी हमें मिल रहा है सभी शेयरों में। और जिन शेयरों में नहीं मिला है बीएफएसआई के, यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल इंडस्ट्री के, उनको आंख बंद करके बाय करो, सिंपल। बिल्कुल। लेकिन सर, कल के अगर कारोबार की अगर बात की जाए तो वहां पर बजाज फाइनेंस हो, अपोलो हॉस्पिटल हो, एशियन पेंट्स हो, शानदार तेजी देखने को मिली थी। और उसके हिसाब से ही कम से कम ये जो मैंने जो नाम लिए हैं, बजाज फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल और जो एशियन पेंट, कम से कम 5% की जो है ज्यादा तेज भागे थे। तो क्या अब आप क्या लगता है, बजाज फाइनेंस पर आपका क्या किस तरीके का व्यू? देखिए, बजाज फाइनेंस में जो पिछले दिनों में खबर रही है, वो खबर की वजह से ज्यादा चला है कि ये लोग एएमसी कारोबार में भी जा रहे हैं, और इससे इनको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। करीब ये माना जा रहा है कि अगर इनको एएमसी का लाइसेंस मिल रहा है, चूंकि सेबी ने बोली दिया है, तो कहीं ना कहीं इनकी जो एक सालों से एक जो प्रतीक्षा थी वो पूरी हुई। और इनके जो एजेंट हैं बजाज, जो कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचते हैं बजाज एलियांस के नाम से, तो वो उनको एक नया एक प्रोडक्ट मिल जाएगा कि अगर कोई बंदा इंश्योरेंस लेने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, उनको डील क्रैक करनी है, अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो उनको म्यूचुअल फंड मिल जाएगा। और बजाज के नाम पर म्यूचुअल फंड चल भी जाएगा, क्योंकि देश का शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो कि बजाज के नाम से परिचित नहीं होगा। एक रेनाउंड नेम है, और वो अगर म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं तो इट्स ए गुड थिंग। और बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके नाम हम तो जानते हैं बीइंग इन द फाइनेंशियल सेक्टर, बट बहुत सारे आम आदमी से पूछो तो उनको पता भी नहीं होता। तो मुझे लगता है कि बजाज का आना उनके बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि शेयर शॉर्ट टर्म अवधि में चल चुका है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अब यहाँ पर खरीदें, लेकिन बाय ऑन डिक्लाइंस वाला शेयर है, 7,000 के करीब मिले, एक अच्छा सपोर्ट है, वहां पर ले। तो बजाज फाइनेंस में दो ही लेवल हैं, एक 7,000 के करीब है और एक 6200 के करीब है। हालांकि 6200 अब काफी दूर हो गया है, लेकिन 6200, 50 और 6300 की रेंज जो है इसकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वहां तो मतलब आप कोई भी फॉल आता है मार्केट का तो जरूर पकड़े। ठीक है सर, एक सवाल है, हमारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में विवेक जी आपका कोई फेवरेट पिक है तो आप बता दीजिए प्लीज सर। ये दीपक जी का सवाल है। देखिए, बैंकिंग सेक्टर में शुरुआत में तो लीडर्स ऑफ द पैक था कि बैंक निफ्टी को खरीदें, निफ्टी को खरीदें। आई मीन जो हमारा मंडे को व्यू था, और मेरा व्यू उस दिन भी ये भी था कि जो भी आपके पास बैंकिंग शेयर है, अब सोचे नहीं,
क्योंकि जो हमने गंदा एक समय देखा है बैंकिंग का, वो हम मुझे लगता है क्रॉस कर चुके हैं। अब अगर कोविड वेव 3 होगी भी तो उससे कोई खास अभी इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। ये सोच कर कि अक्टूबर में आएगी या नवंबर में आएगी, काम करना बंद कर दें तो ऐसे नहीं हो पाएगा। तो जीने के लिए काम करना होगा। आज हम लोग भी काम कर ही रहे हैं। अब ये सोच कर कि हम 2 महीने बाद कुछ होने वाला है, वो ये सोचकर हम ऑफिस जाना बंद कर दें या हम सड़क पर निकलना बंद कर दें, तो बस कॉशियस रहे, बस इतना ही है। एक्स्ट्रा मनी बहुत ज्यादा ना डालें, कि लीवरेजिंग ना करें स्टॉक मार्केट में। यही एक मूल मंत्र है। और बाकी जो आपके बैंकिंग का सवाल है, बैंकिंग के सवाल में देखिए, मैं आई एम बुलिश ऑन पीएसयू बैंक्स नाउ। ठीक है, आज मेरी थीम भी है। जिस तरह के जीडीपी डेटा नंबर आए हैं, जीडीपी डेटा नंबर में एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि कहीं ना कहीं 20% की ग्रोथ जरूर देखने को मिली, लेकिन अगर हम उसको सिक्वेंशियली देखें तो थोड़ी वीकनेस थी। और ये जो वीकनेस है, आम आदमी के तो पता नहीं चलेगा, उनको तो लगेगा शायद 20% से देश ग्रो कर रहा है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लास्ट ईयर अप्रैल जून में बिल्कुल लॉकडाउन थे, तो प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था। बहुत सारी कंपनियों ने अपनी फैक्ट्रीज बंद करी थी जो उन्होंने कभी नहीं करी थी, लाइक मारुति, हीरो, मतलब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी जिनको प्रोडक्शन बंद करने पड़े अपने। और उसकी वजह से जीडीपी हमारी नेगेटिव में चली गई थी। अब वो नेगेटिव, जब आपके पास बेस होगा नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स की नेगेटिव ग्रोथ का बेस जब आपके पास था, तो उसके मुकाबले में जब आप थोड़ा भी ग्रो करोगे तो आपका पॉजिटिव बेस इतना ही तेज बनेगा, तो वो 20% की ग्रोथ है। लेकिन अगर मैं सिक्वेंशियली देखूं तो जीडीपी उतनी स्ट्रांग भी नहीं आई है, जो शायद आरबीआई भी नोटिस कर रहा होगा। और आरबीआई अगर नोटिस कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट रेट जल्द से जल्द ना बढ़ाने की कोशिश में रहेगा, फेड की तरह इंस्टेंस लेगा। और अगर फेड की तरह इंस्टेंस लेगा तो डेफिनेट सी बात है कि बॉन्ड पर उनका इम्पैक्ट होगा। और जितने भी सरकारी बैंक्स हैं उनका बॉन्ड में एक्सपोजर काफी ज्यादा होता है, तो बॉन्ड के अगर पोर्टफोलियोज में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी सरकारी बैंकों के, तो सरकारी बैंक एक शॉर्ट टर्म एक नीजक रिएक्शन दिखा सकते हैं। हो सकता है आजकल में दिखा दें, हो सकता है कि एक वीक भी ले लें, लेकिन एक तगड़ा जंप आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द पीएसयू बैंक्स। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनमें इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा कीजिए, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है और यूनियन बैंक है, ये सभी मेरी टॉप पिक्स में है, आप इनको बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है सर की तरफ से पीएसयू बैंक जो है बैंकिंग सेक्टर में आपका जो सवाल था। तो एक और सवाल है टीवी18 और टाटा मेटलिक्स। टीवी18 और टाटा मेटेलिक्स आप बोल रहे हैं या डेटा मैटिक्स बोल रहे हैं? टाटा मेटलिक्स। टाटा मेटेलिक्स जी। दीपक जी का देखिए टीवी18 में अगेन जो रिकवरी है इस पूरे क्वार्टर में मुझे लगता है कि कंटिन्यू टू होल्ड, और ये हमारी लॉन्ग टर्म पिक भी रहा है और लॉन्ग टर्म पिक रहता ही है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि जब भी इसमें कंपनी में एक टर्न अराउंड होगा, हालांकि बहुत स्लो मूवर रहता है तो इसलिए लोगों को थोड़ा परेशान भी कर सकता है। मैं ये बोलूंगा, देखिए ट्रेडिंग पोजीशन ना बनाए, जितना इन्वेस्टमेंट आप इसमें करके छोड़ सकते हैं वो छोड़ के रखिए। ये पोर्टफोलियो में जिस दिन भी चलेगा उस दिन 50 से 100% रिटर्न देने की क्षमता रखता है। कैसे एवरेज कर सकते हैं? बिल्कुल एवरेज कर सकते हैं। देखिए जब एक कंपनी फंडामेंटली अच्छा कर रही हो, अब देखिए आप इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट देखिए, करीब 150 करोड़ रुपए क्वार्टरली का प्रॉफिट कमा रही है, यानी कि 500 से 600 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया, उसका शेयर चल रहा है 34 रुपए। मैं ये मानता हूँ कि वैल्यूएशन नाम की एक चीज होती है, वैल्यूएशन के हिसाब से देखूं तो करीब इसकी ईपीएस 2.5 से 3 रुपए करीब बनती है। मुझे लगता है कि अगर 2.5 रुपए की ईपीएस को भी 15 के मल्टीपल पर भी आप असाइन करें, जो कि एक बड़ा चैलेंजिंग ईयर रहा है, उसमें मैं बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि इनकी 3 रुपए की ईपीएस इजीली अटेन हो जाएगी इस साल में। अगर 3 रुपए की भी ईपीएस आती है और 15 के पी मल्टीपल पर भी आते हैं तो 45 रुपए तो शेयर वैसे ही हो जाएगा। तो आपको यहाँ से करीब 30% का अपसाइड तो आराम से मिल जाएगा। तो आप अभी फिलहाल उसके लिए प्ले करें, जब 30% अपसाइड मिल जाए तब हम एक बार दोबारा बात कर लेंगे और उस समय इसकी वैल्यूएशंस पर भी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, पिन्नार एक सर सवाल है हमारे दीपक जी का,
पेनार इंडस्ट्री। पेनार इंडस्ट्री। जी जी, दीपक मल्होत्रा जी पूछ रहे पेनार इंडस्ट्री पर सर व्यू। देखिए, पेनार इंडस्ट्री मेटल और फैब्रिकेशन से जुड़ी एक कंपनी है और मेटल की रैली में इसने पार्टिसिपेट भी किया और जो लोग इसको बाय किए बैठे हुए हैं वो भी मुझे पता है कहाँ से उन्होंने देखा और किस वजह से वो फंसे हुए हैं, क्योंकि जहां पर हमने बताया था ये उस समय 17-18 रुपए चल रहा था और ये 40 रुपए तक गया। मुझे नहीं पता, उस समय क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन जब अब क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि टीवी चैनल्स पर कुछ एक एनालिस्ट ने बोला और वहां से ये फंसने के बाद आज क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चूंकि आप फंसे हैं, मैं आंसर दे देता हूँ, लेकिन अच्छी चीज यही रहती है कि जिस एनालिस्ट की राय पर आपने लिया हो आप उसी एनालिस्ट से पूछे उस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि उनका अपना व्यू पॉइंट होता है, उनकी अपनी सोच होती है। लेकिन चूंकि पिन्नार हम ट्रैक करते हैं तो बता देता हूँ, नॉट ए बैड कंपनी। आप फंस चुके हैं, कोई बात नहीं, फंडामेंटली कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जिनका कि आई हैव एट 38 रुपीस। हाँ बिल्कुल, तो मैं समझ चुका हूँ क्योंकि ये कहाँ से उन्होंने देखा है और क्यों फंसे हैं वो। ठीक है, आपको थोड़ा वेट कीजिए, हो सकता है कि आप एक इसमें स्टॉप लॉस लगा लीजिए 29 रुपए का। 29 के नीचे अगर ये क्लोज होता है तो आप निकल जाइएगा, वरना आपको 38 रुपए 42 रुपए तक के भी टारगेट्स मिल सकते हैं। थोड़ा पेशेंस रखना होगा, वेट करें। बिल्कुल वेट करें। 929 का स्टॉप लॉस लगाया, नीचे अगर इससे क्लोज देता है तो एग्जिट भी करने की संभावना यहाँ पर सर की तरफ से रहा है। सर आगे बढ़ते हैं, ऋषभ कुमार जैन जी पूछना चाह रहे हैं आलोक इंडस्ट्री पर। आलोक इंडस्ट्री देखिए, मैंने हमेशा से ही बोला है कि अगेन इट्स ए पोर्टफोलियो स्टॉक। ये इसकी डेट तो नहीं बताई जा सकती कि ये कब चलेगा, इसके लेकिन हाँ कुछ ट्रिगर बताए जा सकते हैं कि ये क्यों चलेगा। और ट्रिगर यही है कि देखिए दो चीजें हैं, एक तो रिलायंस की डील के साथ होने की उम्मीद है। उन्होंने जब अरामको के चेयरमैन कंपनी के बोर्ड में आ चुके हैं, प्रक्रियाएं बार बार बीच बीच में खबरें भी आ रही हैं कि इस महीने हो जाएगी, अगले 10 दिन में हो जाएगी, 5 दिन में हो जाएगी। मुझे लगता है ठीक है, ये एक टाइम केवल मैटर ऑफ टाइम है कि ये कब होगी, लेकिन मुझे लगता है होनी तो है ही डील, और वो डील होगी तो रिलायंस पर पैसा आएगा। सिंपल सी एक चीज है कि रिलायंस पर पैसा आएगा। हालांकि कुछ लोग जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं वो ये भी कह रही है कि इट्स ए प्योर जो एक स्वैप डील है। स्वैप डील का मतलब है कि रिलायंस अपना ऑयल बिजनेस में 20% स्टेक बेचेगा और 1% स्टेक उसको अरामको का मिल जाएगा। अरामको ने जब आईपीओ लाए थे वो अपना तो 2% स्टेक ही बेचा था, 1% स्टेक अगर वो रिलायंस को दे देंगे, इट्स ए ह्यूज थिंग जो कि रिलायंस को मिल जाएगी। तो अब क्या है कि रिलायंस अगर उसको थोड़ा थोड़ा पार्शली भी मार्केट में ऑफसेट करके अपने कैश को फ्री करता है और अपनी बाकी कंपनीज पर फोकस करता है, तो बाकी कंपनीज में आलोक इंडस्ट्री आती है। उनका ये एक इन्होंने कंपनी स्पेशल जाकर, आप समझिए कि आईबीसी में स्पेशली जाकर इन्होंने बिड डाली, बाय किया, तो कुछ प्लान्स तो डेफिनेटली रहे होंगे। ऐसा नहीं कि कोई रिलायंस जैसा ग्रुप एक कंपनी को विदाउट एनी प्लान खरीद लेता है। तो टेक्सटाइल की कंपनी है, स्पेशल टेक्सटाइल में जो मास्क बनाने में कपड़ा यूज किया गया वो आलोक टेक्सटाइल ने बनाया। आगे उनके जो टेक्निकल काम है वो उन कामों पर फोकस कर रही है। अभी कोई बहुत ज्यादा उनका काम ऐसा नहीं कि प्रॉफिटेबल है, लेकिन जो काम वो प्लान कर रहे हैं वो बहुत प्रॉफिटेबल होंगे। सो कंटिन्यू टू होल्ड। अगर आपका 2 से 3 साल का विजन है तो आप जरूर रखें। ये कितने मैनी फोल्ड होगा, कितने फोल्ड होगा ये मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है 60-70 रुपए हो जाए, 50 रुपए का हमारा टारगेट है। दूसरा कि अगर ये कंपनी यहाँ से रिलायंस की भी डील हो जाती है तो आपको शॉर्ट टर्म में एक मूव मिल जाएगा और जिसमें कि आपको एक अच्छा एग्जिट भी मिल सकता है। ठीक है सर, एक और सवाल है, हमारे साथ एक व्यूअर है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो पूछना चाह रहे हैं कि पॉलीप्लेक्स। देखिए पॉलीप्लेक्स, यूफ्लेक्स, ये सारी कंपनियां जितनी भी पैकेजिंग से जुड़ी कंपनियां हैं इनको है, तो सर वो पूछना चाह रहे हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं समझ गया उनका सवाल। देखिए पॉलीप्लेक्स ये एक उससे जुड़ी कंपनी है पैकेजिंग से, और पैकेजिंग में है क्या कि बहुत ज्यादा कंपनीज है नहीं ऑर्गेनाइज प्लेयर में। पॉलीप्लेक्स, यूफ्लेक्स, ईस्टर,
ये 3-4 कंपनीज हैं जो कि मेनली मार्केट को ड्राइव करती हैं। पॉलीप्लेक्स अच्छा रेवेन्यू कमाती है, अच्छे प्रॉफिट्स कमाती है। अच्छी चीज इस कंपनी की यही है कि ये प्रॉफिट्स वगैरह ठीक देती है। तो लेकिन शेयर चूंकि काफी चल चुका है, करीब 1500 की रेंज में आ चुका है, तो मैं पहले मैं इसकी वैल्यूएशन के हिसाब से बता देता हूँ। देखिए, वैल्यूएशन के हिसाब से कोई शेयर महंगा नहीं है। 35 रुपए की ईपीएस इसकी एक क्वार्टर की आ रही है, यानी कि आप देखिए तो करीब 140 रुपए की ईपीएस इनकी ईयरली हो गई है, और उसके हिसाब से ये काउंटर कोई महंगा नहीं है। अब बात आती है कि इसके टेक्निकली यस, ये 700 रुपए से 1500 रुपए ज्यादा समय में नहीं हुआ है। ये करीब इस साल के शुरुआत में 700 रुपए चल रहा था, 1500 हो गया। अगर आपको प्रॉफिट है, थोड़ा बुक कर ले और थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो में रख भी ले, ताकि अगर इसकी वैल्यूएशन अनफोल्ड हो तो आपको नुकसान ना हो। पॉलीप्लेक्स पर सर आपका व्यू क्लियर हुआ। मुझे मेरा एक लास्ट सवाल आपसे यही रहेगा, क्योंकि आपसे ही पूछना चाह रहे हैं, व्यूअर्स हैं वो पूछना चाह रहे हैं कि गायत्री प्रोजेक्ट्स पर सर बाई प्राइस, इनका बाई प्राइस जो है 40 रुपीज का है और प्रॉफिट बुक इन्होंने 51 रुपए बस कर रखा है। तो ये पूछना चाह रहे हैं क्या करें इसमें, होल्ड करें, एग्जिट कर दें, रिमेनिंग 50% होल्डिंग? देखिए, 40 रुपए पर मैंने ही करीब बाय की सलाह दी थी, 40-42 रुपए पर, और जब इसके रिजल्ट्स आए थे और मैंने बोला था कि ये कंपनी एक अच्छा रिटर्न देने में सक्षम है। आपकी इच्छा है प्रॉफिट बुक करने में। देखिए, मैं कभी अपनी इच्छा का यूज नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे टारगेट्स रहते हैं। टारगेट्स में आपको अगर लगता है कि आप 51-52 रुपए पर रुक गया है, आप डिस्कम्फर्ट में हैं, आपको लग रहा है मैं 56 का वेट करूं या नहीं करूं, सर से 51 पर ही प्रॉफिट बुक करा लूं, मेरे से हाँ कराने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी अपनी इच्छा है। आपने अपना पैसा लगाया है, आपने केवल मेरी राय सुनी है। ठीक है, अच्छी बात है, अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है आप अपना प्रॉफिट बुक करें। मेरे टारगेट्स इंटैक्ट है, मेरे 56 से 60 रुपए के टारगेट है, वहां पर मैं स्टिक हूँ। और मुझे लगता है कि जब ये उन लेवल्स को भी पार करेगा तो डेफिनेट सी बात है कि ये और बड़ी तेजी के लिए तैयार होगा, क्योंकि इस शेयर की प्रवृत्ति कुछ ऐसी है कि जब ये चलना शुरू होता है तो ये बहुत तेजी से चलता है। तो लेकिन ये है कि 56, 55, 60 रुपए के आप अभी फिलहाल टारगेट्स लगाकर चले और एंजॉय करें प्रॉफिट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी कॉल्स लेने के लिए सर आपका, हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग सर। तो हमारे साथ विवेक मित्तल सर जुड़े हुए थे, जो कि आपको तमाम सारी कॉल्स उन्होंने बताई। तो अभी के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जो मार्केट का रुख किस तरीके का बना हुआ है। उसके बाद जो है आपकी अगर कोई भी क्वेश्चन क्वारी जो भी बचे हों, आप हमारे साथ क्लोजिंग आवर सेशन में भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ वहां पर भी आपकी कॉल्स और आपकी जो स्टॉक्स हैं उस पर नजर डालेंगे हमारे तमाम जो पैनलिस्ट होंगे और उनसे जानेंगे। लेकिन आप जाते जाते मैं एक और अपडेट आपको दे देता हूँ कि रिकॉर्ड हाइक बनाने के बाद जिस तरीके से बाजार अब फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, सेंसेक्स 57,500 और निफ्टी 17,150 के नीचे फिसला है। मेटल शेयर पर भी यहाँ पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। अभी के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए टीवी 100 नेशनल।